मैं यहाँ पे वायरलेस एंड मोबाइल कम्युनिकेशन पढ़ाऊँगा, जो डिप्लोमा फाइनल सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट है। तो आपका सिलेबस कुछ इस तरह से है। फर्स्ट चैप्टर में है वायरलेस कम्युनिकेशन, जिसके अंदर आपको बेसिक्स, उसके एडवांटेज और जिसमें जिन वेव्स में उनका ट्रांसमिशन किया जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उसका इंट्रोडक्शन दूंगा, और फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम यूज़ किया जाता है उस सेलुलर नेटवर्क सिस्टम्स। दूसरा चैप्टर है आपका द सेलुलर कंसेप्ट, इम्पोर्टेंस, इंट्रोडक्शन टू 1G, 2G, 3G, 4G एंड 5G, सेल एरिया, सेल साइट स्ट्रक्चर, कैपेसिटी ऑफ सेल, फ्रीक्वेंसी रीयूज concept, interference, co-channel adjacent channels, power control for reducing interference, fundamentals of cellular network planning. Mobile access techniques, introduction to access, FDMA, TDMA, distinction between TDMA, FDD and TDMA, CDMA and WCDMA. एंड फोर्थ चैप्टर आपका है इंट्रोडक्शन टू ब्लूटूथ एंड वाईफाई टेक्नोलॉजी। फिफ्थ चैप्टर में आपका मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं, जिसमें आपको मोबाइल की जितने भी टेक्नोलॉजीज़ होती हैं मॉडर्न कम्युनिकेशन में, वो आपको स्टडी करनी है। सिक्स चैप्टर में आपका है डिजिटल एंड डाटा कम्युनिकेशन, जिसमें डेटा ट्रांसमिशन बेसिक्स, ISO OSI मॉडल, जो आज हम लोग रेफरेंस मॉडल की तरह यूज़ करते हैं, और IEEE 208 स्टैंडर्ड्स पढ़ेंगे, क्योंकि IEEE का मतलब होता है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स, नॉट इंजीनियरिंग, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स, इंटरनेट एंड ISDN सर्विसेज। तो चलिए हम पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, वायरलेस कम्युनिकेशन। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम अपनी इन्फॉर्मेशन या अपनी थिंकिंग या जो भी हम लोगों को सिग्नल्स एक स्थान से दूसरे प्लेस पे पहुंचाने होते हैं, उसमें कम्युनिकेशन के मीडियम से पहुंचाते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि डिफरेंट टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, और कम्युनिकेशन का जो एक बेसिक मॉडल होता है वो आपको मैं बना के बताता हूँ। एक जैसे ये सोर्स होता है, सोर्स से हम लोग इन्फॉर्मेशन लेके सीधा ट्रांसमीटर को देते हैं। ट्रांसमीटर इस इन्फॉर्मेशन के सिग्नल को मॉड्यूलेट करता है, और इसे एक चैनल, जिसे हम जिसके जो मीडियम होता है जिसके द्वारा ट्रांसमीटर से रिसीवर को इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट की जाती है, वहाँ पे रिसीवर इसको रिसीव करता है रिसीविंग एंटीना से, और फिर उसे डिकोड करके जो हमारा डेस्टिनेशन को प्रोवाइड करवा देता है। इसी तरह से हम लोग कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं। लेकिन कम्युनिकेशन और वायरलेस कम्युनिकेशन में तो सबसे जो मेन डिफरेंस होता है वो ये होता है कि वायरलेस कम्युनिकेशन में हम लोग एक फ्री स्पेस या एटमॉस्फेयर, जो भी बोलें आप, फ्री एटमॉस्फेयर को ही मीडियम या चैनल की तरह यूज़ करते हैं। ट्रांसमीटर पर हम लोग ट्रांसमीटर एंटीना से सिग्नल को रेडिएट कर देते हैं, और वह सिग्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में रिसीवर तक पहुंच जाता है। इसके लिए हम लोग काफ़ी हाई फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हैं, अप्रॉक्सीमेट गीगाहर्ट्ज़, जैसे GSM की फ्रीक्वेंसी 900 मेगाहर्ट्ज़ और 1800 मेगाहर्ट्ज़ रखी जाती है। अगर इसे हम लोग गीगाहर्ट्ज़ में कन्वर्ट करेंगे तो 1.9 गीगाहर्ट्ज़ होती है। लेकिन वायरलेस कम्युनिकेशन के जो फीचर्स हैं वो भी मैं आपको यहाँ बताऊँगा। इसमें क्या होता है कि जो एग्जाम्पल हैं वायरलेस कम्युनिकेशन के, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ब्लूटूथ, मोबाइल फ़ोन्स एक्स्ट्रा, और भी काफ़ी है, जैसे WAN है, LAN है, या मैन है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब आते हैं फीचर्स ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन पर। फीचर्स ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन में है द ट्रांसमीटर डिस्टेंस कैन बी एनीवेयर बिटवीन अ फ्यू मीटर्स एंड 1000 to किलोमीटर्स। जैसे आपने देखा होगा कि हम लोग वायरलेस कम्युनिकेशन में, जैसे सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, ये भी एक वायरलेस कम्युनिकेशन का ही एग्जांपल है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन वर्ल्ड के किसी एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक बड़ी आसानी से पहुंच जाती है, वो भी सैटेलाइट के मीडियम से। इसी तरह इसका एक सबसे बड़ा एडवांटेज यही होता है, और फीचर भी यही होता है कि इसमें जो हम लोग की डिस्टेंस है वो मैनेज नहीं करती है। दूसरा फीचर होगा वायरलेस कैन बी यूज्ड फॉर सेलुलर टेलीफोनी, वायरलेस एक्सेस टू द इंटरनेट, वायरलेस होम नेटवर्किंग एंड सो ऑन। वायरलेस जैसे हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं एम्बेडेड सी में, या जो हम लोग ऑटोमेशन की तरफ चल रहे हैं, तो वो एक वायरलेस कम्युनिकेशन ही है। जैसे हम लोग, आप लोगों ने एम्बेडेड सी से या किसी और जावा वगैरह में प्रोग्रामिंग की हो, तो उसमें देखते हैं कि लोग चुटकी बजाते हैं, पंखा ऑन हो जाता है, चुटकी बजाते हैं, लाइट ऑन हो जाती है। ये भी एक तरह से वायरलेस कम्युनिकेशन नहीं है, जो आपके हाथ से चुटकी बजाने के सिग्नल को रिसीव करता है और उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म करता है।
Third, other examples of applications of radio waves technology include GPS units, wireless computer, mice, keyboards and headset, satellite television. ये सब एग्जाम्पल हैं। जैसे जीपीएस यूनिट में मोबाइल जीपीएस को ही यूज़ करता है, जिसका फुल फॉर्म होता है ग्लोबल पैकेट सिस्टम। वायरलेस कंप्यूटर्स और जो माउस होते हैं, कीबोर्ड्स होते हैं, हेडसेट होते हैं, ये भी आजकल वायरलेस होने लगे हैं, वायर्ड माउस को रिप्लेस करते जा रहे हैं। अब आते हैं हिस्ट्री ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन की। वायरलेस कम्युनिकेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ है। जो सबसे पहले वायरलेस कम्युनिकेशन स्टार्ट किया था वो गलगिल्मो मार्कोनी ने किया था, जो 1896 में उन्होंने इसका थिंकिंग उनके माइंड में आई थी कि हम ऐसा कोई मीडियम हो सकता है जो बिना चैनल के हम इंफॉर्मेशन एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसमिट कर सकते हैं। बट 1901 में जो उन्होंने पहला टेलीग्राफिक सिग्नल अक्रॉस द अटलांटिक ओशन फ्रॉम कॉर्नवाल टू सेंट जोसेंस न्यू फाउंडलैंड आ डिस्टेंस टू अबाउट 3200 किलोमीटर तक भेजा था, और इससे पहला एक जो सिग्नल था वो 400 मीटर्स के अप्रॉक्सीमेट भेजा था। लेकिन जो सेंचुरीज़ के अप्रॉक्सीमेट हम लोग डेवलपमेंट करते आ रहा है, हर डिकेड में एक न्यू टेक्नोलॉजी आती है, अब तो डे बाई डे न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस होती जा रही हैं। उसमें वायरलेस टेक्नोलॉजी भी अब काफ़ी आगे पहुंचा है। जैसे रेडियो आया, फिर टेलीविज़न आया, अब मोबाइल टेलीफोन एंड कम्युनिकेशन। पहले हम लोग कंप्यूटर एंड लैपटॉप्स पे काम किया करते थे, लेकिन आज हम लोगों के जो हाथ में पाम टॉप होता है, जिसे हम मोबाइल भी कहते हैं, वो लैपटॉप के कंपैरिजन में ज़्यादा पावरफुल हो गया है। उससे हम लोग ज़्यादा प्रोसेसिंग करते हैं, और जो प्रोसेसर बनाती हैं कंपनीज वगैरह वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं अपना कंपैरिजन टू लैपटॉप। एंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट वर फर्स्ट लॉन्च्ड इन 1960s। मतलब जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन हम लोगों ने स्टार्ट किया था वो 1960s में पहला भेजा गया था। वायरलेस नेटवर्किंग इज अलाउिंग बिजनेस टू डेवलप bands mains lens without to cable plant. The IEEE has developed 802.11 as a standard for wireless lens। यानी कि जो वायरलेस लेंस होते हैं, जिन्हें हम लोग ईथरनेट वगैरह भी बोलते हैं, उसके लिए IEEE ने 802.12.11 करके एक स्टैंडर्ड्स सबको दिया हुआ है रेफरेंस के लिए, कि आप स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही सारी टेक्नोलॉजी प्रिपेयर करेंगे और डेवलपमेंट करेंगे। सेलुलर और मोबाइल टेलीफोन जो मॉडर्न इक्विपमेंट हैं, उनको भी वायरलेस टेलीग्राफ और ये सब में इंक्लूड किया जाता है। सेकेंड जनरेशन में हम लोग ऑप्टिकल फाइबर पे आए हैं। ये वाइड मीडियम होता है, बनने की बैंडविड्थ बहुत हाई होती है। लगभग अगर हम लोग इसकी बैंडविड्थ देखेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख गीगाहर्ट्ज़ की अप्रॉक्सीमेट होती है। जो और 1G 2G 3.5G 4G 5G आर द जनरेशन ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन ऑफ GSM सिस्टम। अब आप कहेंगे कि इसमें जी क्या है, तो जी का मतलब होता है जनरेशन। फर्स्ट 1G का मतलब फर्स्ट जनरेशन, जिसमें हम लोग टेलीफोन जो वायर्ड आते हैं थे कि एक कान में लगाया एक मुंह में लगाया, वो 1G थी। 2G में हम लोग थोड़ा सा डाटा स्पीड में भी आए, और हम लोगों ने डिजिटल कम्युनिकेशन स्टार्ट किया विथ मोबाइल रेफरेंस। 3G में हम लोगों को काफ़ी अच्छा नेट स्पीड मिलने लगा। फिर 3.5G आया। 3G को हम लोग WCDMA भी कहते थे, 3.5G को हम लोग HSPA+ कहते हैं। 4G को जो हम और आप लोग यूज़ करते हैं LTE एंड वोल्ट टेक्नोलॉजी, VoLTE, वो आज के प्रेजेंट टाइम में काफ़ी पॉपुलर हो चुकी है। 5G अब जो हमारा फ्यूचर है उसमें हम लोग 5G भी यूज़ कर सकेंगे। अब आते हैं वायरलेस कम्युनिकेशन एडवांटेजेस पे। तो वायरलेस कम्युनिकेशन के बहुत से एडवांटेज होते हैं, जैसे कॉस्ट इफेक्टिवनेस। सबसे बड़ी कॉस्ट इफेक्टिवनेस तो ये होती है कि जब हम लोग उसमें वायर्ड मीडियम या कोई और अदर मीडियम यूज़ नहीं करेंगे तो सिंपल सी बात है कि हमारी कॉस्ट रिड्यूस होगी, क्योंकि जो वायर होती है जैसे ट्विस्टेड पेयर वायर लेंस हो गई, या फिर जो भी ऑप्टिकल फाइबर लेंस है, ऑप्टिकल फाइबर भी काफ़ी कॉस्टली पड़ता है, तो उस सब की कॉस्ट हमारी रिड्यूस हो जाएगी। और कि जो कॉस्ट बचेगी वो सिर्फ ट्रांसमीटर और ट्रांसमिटिंग एंटीना की बचेगी, क्योंकि मीडियम हम लोग एटमॉस्फेयर को यूज़ करते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी का सबसे अच्छा मीन ये होता है कि हमारे सिग्नल में कितना फ्लेक्सिबल हो रहा है, हम लोग कितनी आसानी से अपने सिग्नल को विदाउट इंटरफेरेंस रिसीव करवा पा रहे हैं। जैसे वायरलेस कम्युनिकेशन इनेबल्स पीपल टू कम्युनिकेट रिगार्डलेस टू देयर लोकेशन। मतलब पहले टेलीफोन में क्या होता था कि हम लोगों को एक जगह हाथ में टेलीफोन लेके एक जगह बैठकर बात करना होता था, लेकिन मोबाइल कम्युनिकेशन आने की वजह से हम लोगों को ये जो हम लोगों की लिमिटेशन थी कि एक जगह बैठकर बात करना है, ये हट गई है। और हम लोग जो है चलते फिरते भी बात करते हैं, या हम लोग जैसे कार में भी ट्रेवल करते हैं या बाइक पे भी ट्रेवल करते हैं, तो हम लोगों को सिग्नल रिसीव हो जाता है, उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं आता है। कन्वीनियंस।
वायरलेस डिवाइस मतलब एग्जाम्पल मोबाइल आर वेरी सिंपल एंड अलाउ एनीवन टू यूज देम वेयर दे मे बी बिकॉज ऑफ नीड मीडियम चैनल इन वायरलेस। कन्वीनियंस में क्या होता है कि ये आसानी से हमें इनको यूज़ करने में आसानी होती है, क्योंकि जब इनमें मीडियम चैनल नहीं होती है तो हम इसको हाथ में लेके या फिर पॉकेट में रख के भी घूम सकते हैं। स्पीड वायरलेस कम्युनिकेशन इज फास्टर एंड स्पीड एंड डिवाइड द इम्प्रूवमेंट इज स्पीड इज सीन। मतलब जो हम लोग स्पीड देख रहे हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि 2G फर्स्ट जनरेशन में हम लोग एनालॉग सिग्नल प्रोसेसिंग यूज़ करते थे, जिसमें हम लोग अगर वॉइस सिग्नल एक जगह से दूसरे जगह पर भेजते थे तो वॉइस सिग्नल हम लोगों का एनालॉग में जाता था, जो कि काफ़ी लोग इंटरफ्रेंस के मतलब उसको चुरा लेते थे। लेकिन जब 2G आया तो हम लोगों ने डिजिटल में यूज़ किया, और सब 2G में हम लोग जो पहला डिजिटल कम्युनिकेशन यूज़ किया वो है मैसेजिंग। हम लोग मैसेज को कोडेड करके एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर भेज सकते थे। एक्सेसिबिलिटी मतलब इसको एक्सेस करने की जो है वो इजी होता है, एक्सेस करना बहुत आसान होता है। द वायरलेस टेक्नोलॉजी हेल्प्स इजी एक्सेसिबिलिटी एज द रिमोट एरियाज वेयर ग्राउंड लाइन्स कांट बी प्रॉपरली लॉयड और बीइंग इजीली कनेक्टेड टू द नेटवर्क। एक्सेसिबिलिटी में क्या होता है कि जैसे हम लोग मोबाइल का मतलब क्या होता है, मोबाइल रहना, मोबाइल मतलब चलते फिरते रहना, हम लोगों को लिमिटेशन नहीं है कि एक ही जगह बैठा जाए। एक्सेसिबिलिटी क्या होता है कि इमोबाइल की जो लिमिटेशंस होती है वो ख़त्म हो जाती है। कांस्टेंट कनेक्टिविटी आपने देखा होगा कि आपका जो मोबाइल है, बस मोबाइल की बैटरी चार्ज होनी चाहिए, आपका हमेशा सिम का जो नेटवर्क है वो आता रहेगा। लेकिन पहले जो टेलीफोन थी या वायर्ड लैंडलाइंस थे उनमें ऐसा नहीं हो जाता, उसमें फ़ोन मैक्सिमम इंगेज हो जाते थे। आजकल हम लोग जो देखते हैं मोबाइल में वेटिंग कॉल का भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन आ गया कि आप एक जगह बात कर रहे हैं और दूसरी जगह से अगर आपको कोई कॉल कर रहा है तो वो आपकी वेटिंग लिस्ट में शो हो जाता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। डिजास्टर रिकवरी मतलब डिजास्टर रिकवरी इसलिए कहा जाता है कि जब हम लोग वायर्ड कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं तो वायर्ड कम्युनिकेशन में क्या होता है, हम लोग एक मीडियम यूज़ करते हैं। जब डिजास्टर आता है तो जो मीडियम है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है। उसको फिर से इंस्टॉल करने में जो हमारे वर्कर्स का एक्सपेंडिचर आता है और उसको इंस्टॉल करना भी काफ़ी कॉस्टली होता है, प्लस टफ होता है, क्योंकि 100 एंड 1000 किलोमीटर्स में हम लोगों को वो मीडियम इंस्टॉल करना पड़ता है। लेकिन वायरलेस मीडियम में ऐसा नहीं है। हम लोगों को जैसे ही डिजास्टर शांत होगा, एक सुनामी या फिर जो भी आंधी वगैरह आता है वो शांत होता है तो हम लोग का एटमॉस्फेयर एकदम फ्री हो जाता है और हम लोग सिग्नल ट्रांसमिट कर सकते हैं। जैसे आपने देखा हो कि जैसे हम लोगों के घर पे जो डिश लगी होती है, जब बारिश होती है या फिर हवा चलती है तेज़ तो उसका सिग्नल वीक हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो साफ़ होता है तो ऐसा नहीं होता है कि वो फिर से इंटरफ्रेंस हो जाए। जैसे ही एटमॉस्फेयर क्लियर हो जाता है वो वापस से अपना सिग्नल रिसीव करता है और एक जो लैन ट्विस्टेड पेयर वायर लाइन जिसे हम बोलते हैं कोएक्सियल केबल के मीडियम से हम लोग डिश का जो LNBC है उससे सिग्नल रिसीव करके सीधा रिसीवर को देते हैं और वो हमें टीवी पर चैनल आराम से एक्सेस कर सकते हैं। अब हर चीज़ में अब ऐसा तो है नहीं कि कोई कम्युनिकेशन या टेक्नोलॉजी है तो उसमें केवल एडवांटेजेस ही हों, उसमें कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे। जैसे पहला डिसएडवांटेज है इंटरफेरेंस। वायरलेस कम्युनिकेशन यूजेस open space as medium and transmitter signals, so there is a max possibility of change or disturbing of signals। तो आप समझ रहे हैं कि एटमॉस्फेयर में और भी कई तरह की वेव्स आती हैं, जो सिमिलर वेव्स होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाती हैं, सुपर इम्पोज हो जाती हैं, जिस वजह से क्या होता है हमारा सिग्नल डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए जो मोस्ट डिसएडवांटेज है इसका वो इंटरफेरेंस ही है, क्योंकि इससे हमारा सिग्नल लॉस्ट हो जाता है। सिक्योरिटी in open atmosphere an intruder can intercept the signals and steal sensitive information। आपने जो देखा होगा कि जो हम लोगों की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है वो या तो किसी में रिकॉर्ड करके दी जाती है या फिर किसी सीधा डायरेक्ट जाके दी जाती है, क्योंकि ऐसा करने से अगर हम लोग वायरलेस कम्युनिकेशन के थ्रू उसको प्रोपगेट करेंगे तो हम लोगों का सिग्नल स्टील होने का और थीफ जो है आराम से चला सकता है उसको। हेल्थ कंसर्न्स इसलिए क्योंकि जो हम लोगों फ्रीक्वेंसी रेंज यूज़ करते हैं वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए वो कोई नॉर्मल फ्रीक्वेंसी रेंज या लो फ्रीक्वेंसी रेंज नहीं होती है, वो बहुत हाई अल्ट्रा हाई भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो गीगाहर्ट्ज़ में होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि 1.8 गीगाहर्ट्ज़ या 1.9 गीगाहर्ट्ज़ GSM के लिए, और जो GPS के लिए है वो और भी ज़्यादा। सैटेलाइट कम्युनिकेशन में जो हम लोगों की अपलिंक और डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी होती है वो मेगाहर्ट्ज़ में होती है, इसलिए उनसे जो निकलने वाला रेडिएशन है वो हम लोगों की हेल्थ पर इफेक्ट करता है। ये वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम का एक बेसिक ब्लॉक डायग्राम है जो मैं आपको समझाता हूँ।
इन्फॉर्मेशन, जैसे ही हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन सिग्नल आता है तो उसको सबसे पहले सोर्स इनकोडिंग की जो हम लोगों का टेक्निक होती है, उसमें सबसे पहला एक प्रोग्राम ये होता है कि सोर्स इनकोडिंग करेंगे उसकी, क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है कि हम लोग की इन्फॉर्मेशन जो चोरी होने की पॉसिबिलिटी है वो कम हो जाती है, क्योंकि अगर कोई उसको चुरा भी लेगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि उसका यूज़ नहीं कर पाएगा। फिर उसको इनक्रिप्शन करते हैं। इनक्रिप्शन मतलब जो आपने लाइन कोडिंग पढ़ी होगी कि यूनिपोलर कोडिंग, बाईपोलर कोडिंग या मैनचेस्टर कोडिंग या नॉन रिटर्न टू ज़ीरो या रिटर्न टू ज़ीरो, जिसे हम NRZ और RZ भी कहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उसको वेब फॉर्म्स में कन्वर्ट किया जाता है। फिर आता है चैनल इनकोडिंग। चैनल कोडिंग में हम लोग आराम से चैनल के अकॉर्डिंग उसको इनकोड करते हैं और मॉड्यूलेटर को दे दिया जाता है। मॉड्यूलेटर देने से क्या होता है, मॉड्यूलेटर इसको एक कैरियर फ्रीक्वेंसी पर शिफ्ट करता है। कैरियर फ्रीक्वेंसी, जिसे आप लोग जानते हैं, एक हाई फ्रीक्वेंसी होती है जिसमें हम अपने लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को सुपर इम्पोज करके दूर तक ट्रांसमिट कर सकते हैं, क्योंकि उसकी पावर ज़्यादा होती है। उसके बाद हम लोग मल्टीप्लेक्सिंग, जैसे आपने पढ़ा होगा फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, तो इन सब जो और TDMA होता है, एक FDMA, CDM होता है, कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ये सब सारी हमारी मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक्स हैं। तो इन टेक्निक्स के अकॉर्डिंग हम लोग उनको मल्टीप्लेक्स करते हैं और फिर सीधा एक चैनल हमारा क्या होगा, यहाँ पे वायरलेस चैनल होगा, जैसे एटमॉस्फेयर स्पेस मतलब फ्री स्पेस, उससे कोई इंटरसेप्ट ना कर पाए। फिर जब हमारा एटमॉस्फेयर से होते हुए वो एक सिग्नल जैसे ही अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचना होता है तो सबसे पहले उसका ये होता है कि डीमल्टीप्लेक्सिंग की जाती है। जैसे आपने TDM में देखा होगा, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में, कि ट्रांसमीटर सेक्शन पर एक क्या कहते हैं कम्यूटेटर यूज किया जाता है, कम्यूटेटर, और जब हम रिसीविंग सेक्शन पर पहुंच जाते हैं तो डी कम्यूटेटर। ये एक इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस होते हैं जो हम लोग TDM में यूज़ करते हैं। इससे क्या होता है कि जो कम्यूटेटर जिस सीक्वेंस में सिलेक्ट करता है, उसी तरह डी कम्यूटेटर TDM में उसको सिलेक्ट करता है, जिससे कि हम लोगों का इन्फॉर्मेशन सिग्नल का सीक्वेंस सेम रहे। उसके बाद हम लोग आते हैं डीमॉड्यूलेटर क्या करता है, सिग्नल को डिमॉड्यूलेट करता है और उसके बाद चैनल डिकोडिंग को देता है। चैनल जो हम लोग इनकोडिंग करते हैं उसकी रिवर्स प्रोसेस होती है चैनल डिकोडिंग उसको डिक्रिप्शन करता है और सीधा सोर्स डिकोडिंग को दे जाता है। जैसे हम लोग बाईपोलर में या जैसे भी करके डिजिटल फॉर्मेट में जो हम लोग कोडिंग करते हैं उसको डिकोड करके सीधा एस्टिमेटेड इन्फॉर्मेशन, मतलब इन्फॉर्मेशन सीधा डेस्टिनेशन को दे जाता है। ये हमारा ट्रांसमिशन सेक्शन है, ये रिसीवर सेक्शन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, आप अच्छी तरह से जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं जो कि 3 डायमेंशनल होती हैं। उनमें 3 डायमेंशन होती है, एक्स एक्सिस, बाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। और ये वेव हमेशा वायरलेस कम्युनिकेशन में ही यूज़ की जाती हैं, क्योंकि इनकी जो प्रोपेगेट करने की कैपेसिटी है वो अच्छी होती है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जो सेक्शन बटे हुए थे, जैसे एक्स रेज होती हैं, गामा रेज होती हैं, बीटा रेज होती हैं और अल्ट्रावायलेट रेज भी होती हैं, तो वो सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में ही आ जाती हैं। जैसे हम लोग अगर इसमें देखें 3 जो हम लोग एक्सेस को डिवाइड करेंगे तो ये एक्स एक्सेस हो जाएगी, मतलब एक्सेस ऑफ प्रोपगेशन। ये डायरेक्शन को बताती है किस डायरेक्शन में प्रोपगेशन कर रही है। ये बाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस हम लोग मैग्नेटिक फील्ड शो हो रहा है एंड बाई एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड शो हो रहा है। लेकिन कुछ बुक्स में जो इस जेड एक्सिस है इसे एक्स एक्सिस माना गया है और जो एक्स एक्सिस है उसे जेड एक्सिस माना गया है। और आपको इस तरीके से बताया गया है कि एक्स एक्सिस में जो है आपका मैग्नेटिक फील्ड रहता है और कुछ बाई एक्सिस में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है, और जो जेड एक्सिस होता है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन होती है। ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैन कंसिस्ट ऑफ बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन फॉर्म ऑफ वाइब्रेशंस। तो जो मैंने आपको भी बताया कि वाइब्रेशंस, ये देखिए आप वाइब्रेशंस ही हैं, परपेंडिकुलर एक दूसरे के हैं और वाइब्रेशंस के फॉर्म में ये एक डायरेक्शन में प्रोपगेट हो रहे हैं एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जैसा कि आप जानते हैं कि 3D में जो तीनों डायमेंशन होती हैं, तीनों एक्सेस होती हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं 90 डिग्री पे। एंड और ये सब एक्सरे, गामा रेस एंड अल्ट्रावायलेट रेस, विजुअल लाइट, माइक्रोवेव रेस, रेडियो वेव्स का कॉम्बिनेशन होती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, अब हम आगे मिलेंगे और आगे मैं आपको बताऊँगा कि जो हम लोगों का सिलेबस का लास्ट टॉपिक बचा है फर्स्ट चैप्टर में, उससे मैं आपको स्टार्ट करूँगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ,
ये है, देखिए। अब इसमें जो आपका लास्ट टॉपिक बचा है वो केवल सेलुलर नेटवर्क सिस्टम्स बचा है। इसके बाद हम लोग सीधा सेलुलर कॉन्सेप्ट पर आएंगे और इंट्रोडक्शन लेंगे 1G 2G 3G 4G 5G, और इसमें जो 2.5G है 3.5G है हम लोग उसका इंट्रोडक्शन भी लेंगे। उसके बाद हम लोग सेल एरिया मैं आपको वहीं भी बताऊंगा जिस तरह हम लोगों से जो मोबाइल फ़ोन का सेल होता है किस तरीके से डिसाइड किया जाता है, और सेल साइट स्ट्रक्चर भी आपको बताऊंगा आगे का दूसरा। और अब हम नेक्स्ट लेक्चर में ही मिलेंगे।